हेलो एवरीवन, माय नेम इज नकुल भारद्वाज और देखिए आज हम पढ़ेंगे कि कैसे ग्लूकोज जो है वो मेटाबोलाइज होता है सेल्स के अंदर। कि ग्लूकोज ही क्यों? देखो, ग्लूकोज जो है ना वो एक बेसिक एनर्जी मॉलिक्यूल है जिसको प्लांट्स बनाते हैं। कैसे? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो प्लांट्स कैन मेक देयर ओन energy requirements, but animals are responsible on plants. So glucose animal cells में ग्लूट रिसेप्टर्स के थ्रू अंदर आता है और प्लांट्स में जो हमारे फ्लोएम है ना वो ट्रांसपोर्ट करते हैं ग्लूकोज हर एक सेल के अंदर। अब देखिए कि है क्या एटीपी जो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम हाई एनर्जी मॉलिक्यूल कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि एटीपी जो है वो एनर्जी करेंसी है सेल की। सो डायरेक्टली एटीपी तो बनने से रही, लेकिन ग्लूकोज से एटीपी जरूर बनती है। अब ग्लूकोज से कैसे एटीपी बनती है वो आज हम पढ़ेंगे कि जब हम ग्लूकोज खाते हैं तो वो कैसे एटीपी की प्रोडक्शन में हेल्प करता है और कैसे ग्लूकोज मेटाबोलाइज होता है सेल्स के अंदर। सो देखिए, सबसे पहले हम देखें ये है एक सेल, ये सेल का न्यूक्लियस है, ये सेल का साइटोप्लाज्म है। जब ग्लूकोज सेल के अंदर आया, ये ग्लूकोज है सेल के अंदर आया, अब ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में कुछ रिएक्शंस के थ्रू गुजरेगा और टूट के बनेगा पायरुवेट। उस प्रोसेस को हम बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस। उस प्रोसेस में भी हमारे पास हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स NADH और ATP बनते हैं और जब वो पायरुवेट हमारा, ये इधर एक माइटोकॉन्ड्रिया है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, जब वो पायरुवेट हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा ना तब होगी असली ATP की फॉर्मेशन। ठीक है? अब उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारे पास एक तो क्रेब्स साइकिल्स होगा और दूसरा हमारे पास होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में चलती है। वो आज हम सारा ओवरव्यू देखेंगे कि कैसे कैसे ये सारा प्रोसेस होता है। सबसे पहले अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें, साइटोप्लाज्म में हमारी होती है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस मतलब ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। सो ग्लाइकोलाइसिस अगर हम देखें तो ग्लूकोज is a 6 carbon molecule. So one molecule of glucose is converted to glucose 6 phosphate via an enzyme known as hexokinase। और इस एंजाइम के लिए मैग्नीशियम आयन जो है वो कोफैक्टर का रोल प्ले करते हैं, क्योंकि देखिए कोफैक्टर्स कुछ ऐसे हमारे पास एंटिटीज होती है जो कि एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं। उसके बिना एंजाइम की एक्टिविटी सही नहीं रहती। जैसे कि कोफैक्टर्स जो हैं, कोफैक्टर्स एक तरह का हमारे पास, जैसे फर्ज किया जैसे ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल एक एंजाइम है, तो अगर कोई कोफैक्टर किसी प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाता है तो इसकी एक्टिविटी को एनहांस कर देता है या फिर इसे इसकी एक्टिविटी को स्विच ऑन कर देता है, जैसे हम कह सकते हैं। सो हेक्सोकाइनेज और मैग्नीशियम कोफैक्टर्स ATP को ब्रेक डाउन करते हैं ADP में और इसका फॉस्फेट ग्रुप कहां आ जाता है? ग्लूकोज के ऊपर। सो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 6 phosphate। नाउ दिस ग्लूकोज 6 phosphate इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 6 phosphate by an enzyme known as isomerase। This is also 6 carbon। अब ये फ्रक्टोज 6 phosphate अगेन कन्वर्ट होता है हमारा फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में, जो कि एक हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट एक बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं है, ये बहुत जल्दी टूट जाता है। ठीक है? सो इसके लिए जो एंजाइम रिस्पांसिबल है उसको हम कहते हैं फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ठीक है? एक ATP यहां भी यूटिलाइज होगा और हमारे पास ये मॉलिक्यूल बन जाएगा। दिस इज हाईली अनस्टेबल एंड दिस will be converted to phosphoglyceraldehyde। one molecule of phosphoglyceraldehyde is 3 carbon
and one molecule of dihydroxyacetone phosphate. This is also 3 molecule, 3 carbon. This is also 3 carbon compound. This is also 3 carbon compound and breakdown के बाद ये दोनों बन जाते हैं और these two are interconvertible. और ये किसकी फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट होता है एल्डोलेज एक एंजाइम है उसकी प्रेजेंस में और ये दोनों इंटरकन्वर्टिबल है। इनके लिए कौन सा एंजाइम रिस्पांसिबल, उसका नाम है आइसोमेरेज। ठीक है, अब नेक्स्ट हम प्रोसीड करें तो 2 molecules of phosphoglyceraldehyde is converted to 1,3-phosphoglyceraldehyde. It's also 3 carbon. अच्छा, ये जो उसकी फॉस्फोरिलेशन है ना, मैंने आपको बताया पहले कि काइनेसेस जो है ये रिस्पांसिबल है किसके लिए, हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप कहीं ऐड करने के लिए। लेकिन ये जो फॉस्फोरिलेशन दिस इज नॉन एंजाइमेटिक, दिस इज नॉन एंजाइमेटिक, फॉस्फोरिक एसिड इज रिक्वायर्ड फॉर दिस फॉस्फोरिलेशन। सो इसके बाद ये ग्लिसरैल्डिहाइड एल्डिहाइड जो है ये एसिड में कन्वर्ट होगा। इसके लिए हमारे पास डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम रिस्पांसिबल है और NAD positive will be converted to NADH. This is also a high energy molecule and 1,3-biphosphoglyceric acid is produced. तो अब देखिए है क्या बेसिकली कि एक इसका फॉस्फेट रिमूव हो जाएगा और यहां पे काइनेज जो है और फॉस्फोराइलेज इसका एक फॉस्फेट ले जाएगा और एक एटीपी की फॉर्मेशन होगी। इसमें पहला इंस्टेंस देख रहे हैं हम जहां पे एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है, ऊपर तो एटीपी की कंजम्पशन ही हुई। सो यहां बनेगा हमारे पास 3-phosphoglyceric acid, 2 molecules of 3-phosphoglyceric acid, this is also 3 carbon. अब this 3-phosphoglyceric acid is converted to 2-phosphoglyceric acid, 2 molecules, 3 carbon, via an enzyme known as mutase. Now this 2-phosphoglyceric acid is converted to 2-phosphoenol pyruvate, 2 molecules, 3 carbon, via an enzyme known as enolase, and at last this 2-phosphoenol pyruvate is converted to pyruvate and 1 ATP is also produced in this reaction. An enzyme that is responsible is pyruvate kinase. So अब ये ग्लाइकोलाइसिस हमारा खत्म हो गया। देखिए हमने स्टार्ट कहां से किया था, ग्लूकोज से स्टार्ट किया था, 6 कार्बन था, टूटते टूटते हमारे पास होगा फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में और डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट में। डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट इज इंटरकन्वर्टेबल टू फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। नाउ ये सारा कन्वर्ट हो गया हमारे पास, लास्ट में हमारा बचा पायरुवेट। अब इस होल प्रोसेस में अगर हम एनर्जी करेंसी चेक करें तो अगर हम एनर्जी करेंसी देखें, अगर हम कैलकुलेट करें कि क्या क्या कंज्यूम हुआ और क्या क्या हमें फॉर्मेशन किसकी हुई, देखिए सबसे पहले अगर हम एटीपी की बात करें तो एक एटीपी यहां पे 1 2 2 एटीपी हमारे पास कंज्यूम हुए हैं, 2 एटीपी
कंज्यूम हुए। उसके बाद हमारे पास ये दो मॉलिक्यूल्स है ना, तो हमारे पास दो NADH प्रोड्यूस हुए हैं, दो NADH हमारे पास प्रोड्यूस हुए हैं, और इसके साथ हमारे पास दो ATP और दो ATP, दो ATP हमारे पास ऊपर, दो ये चार ATP हमारे पास प्रोड्यूस हुए हैं। ठीक है, सो नेट प्रोडक्शन कितनी है इन ग्लाइकोलाइसिस? नेट प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू 4 minus 2 is equals to 2 ATP and 2 NADH. So this is the net production in glycolysis. ये हमारे पास था टोटल प्रोसेस हमारा ग्लाइकोलाइसिस का। सो अब हम देखेंगे कि ये पायरुवेट, मैंने आपको पहले बताया ये सारा प्रोसेस साइटोप्लाज्म में चल रहा था, अब ये पायरुवेट जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, और आगे इसका क्या फेट होगा अब हम देखते हैं। अब हमने देखा पहले कि कैसे साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज छोड़ के पायरुवेट बना और जो हमारे पास एनर्जी बनी वो हमने ये देखी। उसके बाद ये जो पायरुवेट है ये क्या करेगा, पायरुवेट पायरुवेट हमारा जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम है, ये क्या करेगा, पायरुवेट को कन्वर्ट करेगा एसिटाइल कोएंजाइम में। ठीक है, ये दो कार्बन है, टू मॉलिक्यूल्स। सो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कन्वर्ट करेगा हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और इस प्रोसेस में भी NADH पॉजिटिव विल फॉर्म NADH, और इसमें कुछ और कोफैक्टर्स रिस्पांसिबल हैं दैट आर PPP, that is thymine pyrophosphate plus magnesium ions are also responsible in this. So ये होल एक प्रोसेस है जिससे एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा, इसमें भी NADH बनेगा। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम जो है ना, ये आ जाएगा हमारा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। जब ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आ जाएगा, सो ये आएगा हमारा क्रेब्स साइकिल के अंदर। दिस एसिटाइल कोएंजाइम ए will combine with oxaloacetic acid, which is 4 कार्बन। ये oxaloacetic acid के साथ मिलके क्या बनाएगा, एक वाटर मॉलिक्यूल भी चाहिए हमें, पानी भी लगेगा इसमें, एक वाटर मॉलिक्यूल भी चाहिए, और हमारे पास बनेगा सिट्रेट, दैट इज सिट्रिक एसिड, दिस इज 6 कार्बन। इसमें पहला मॉलिक्यूल जो है क्रेब्स साइकिल में 6 कार्बन का बॉन्ड है। सो सिट्रेट विल बी फॉर्म and this citrate is converted to isocitrate, और इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, और एंजाइम जो रिस्पांसिबल है वो है एकोनिडेज। This isocitrate will be converted to, this is also 6 carbon, this will be converted to alpha keto glutarate, this is 5 carbon, this isocitrate will be converted to 5 carbon alpha keto glutarate by an enzyme known as isocitrate dehydrogenase, and one carbon dioxide molecule is released, one NADH is produced. So
ये अल्फा बीटा ग्लूटारेट कन्वर्ट होगा सक्सिनाइल कोएंजाइम में। enzyme responsible is alpha ketoglutarate dehydrogenase और एक NADH यहां पे भी बनेगा और ये सक्सिनाइल कोएंजाइम में जो है ये 4 कार्बन है तो मतलब एक CO2 बाहर निकलेगा, ठीक है, और एक कोएंजाइम ये भी चाहिए। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम में बनेगा सक्सिनिक एसिड, दिस इज आल्सो 4 कार्बन। एंजाइम रिस्पांसिबल इज सक्सिनिक एसिड synthetase enzyme is responsible, synthetase enzyme is responsible, and the formation of one GTP molecule is there, GDP to GTP, एक GTP बनेगा, this is also energy currency। अब ये सक्सिनिक एसिड हमारे पास कन्वर्ट होगा और बनेगा किसमें, फ्यूमेरिक एसिड में, और इसके लिए जो एंजाइम रिस्पांसिबल है वो है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, और इसमें एक बनेगा FADH2, इसमें एक बनेगा FAD पॉजिटिव टू FADH2। अच्छा, अब ये फ्यूमेरिक एसिड फर्दर कन्वर्ट होगा और बनेगा हमारे पास मैलिक एसिड। एंजाइम रिस्पांसिबल है फ्यूमेरेज, ये भी 4 कार्बन है, ये भी 4 कार्बन है। फ्यूमेरेज एंजाइम कन्वर्ट करेगा फ्यूमेरिक एसिड को मैलिक एसिड में, और लास्ट स्टेप क्या है, मैलिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलोएसिटिक एसिड वाया मैलिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, और इसमें भी एक NADH बनेगा। तो ये साइकिल ऐसे रिपीट होगा। अच्छा, अब हम बात करें कि ये प्रोसेस सारा हमारा चला माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में मोस्टली हमारे पास NADH की प्रोडक्शन दिख रही है, NADH इज आल्सो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल। सो इसमें अगर हम नेट प्रोडक्शन चेक करें तो कितनी नेट प्रोडक्शन इसमें है, सबसे पहले हम NADH देखते हैं, 1 2 और 3। सो क्रेब्स साइकिल में प्रोडक्शन देखते हैं अगर हम, तो कितनी है, 2 × 3 NADH, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगर हम GDP और से GDP की बात करें, 1 × 2 हमारे पास बनेगी GDP, और हमारे पास है 2 हमारे पास FADH2। तो टोटल 6 इसमें NADH बने हैं, 2 × 3 6 NADH, 6 NADH 2 GDP और 2 FADH2, ये इसकी नेट प्रोडक्शन है। और अगर हम ये भी बोल सकते हैं, ये भी 2 मॉलिक्यूल हमारे पास NADH के बने हैं यहाँ पे। सो इन पायरुवेट dehydrogenase complex also is responsible for the formation of 2 NADH molecules। so 2 NADH हम 2 NADH हम इसके लिख लेते हैं। सो ये था हमारे पास क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं इसको, क्योंकि पहला मॉलिक्यूल जो 6 कार्बन का होता है।
देखिए अब ये सबसे पहले हमने ग्लूकोज से पायरुवेट को टूटते हुए देखा, ग्लूकोज टूटते हुए देखा। उसके बाद ये सारा साइटोप्लाज्म में था और पायरुवेट उसके बाद गया माइटोकॉन्ड्रिया में, और पायरुवेट से हमने क्या देखा कि कैसे हमारा NADH की प्रोडक्शन, FADH की प्रोडक्शन और GTP की प्रोडक्शन हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हुई। अब इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे ये NADH हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जो FADH हमारे ATP फॉर्म करते हैं, और ये सब होता है हमारा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। कैसे हमारे पास ATP की फॉर्मेशन होती है वो हम देखेंगे। तो इसको हम मिटा दें। अब हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं जो कि NADH और FADH, ये कैसे हमें ATP की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। सो ये है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन, ये है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन, और ये है हमारे पास इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, ये है आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, दैट इज दिस इज इनर मेम्ब्रेन। सो अब देखिए होता क्या है कि जो हमारे पास इनर मेम्ब्रेन है ना, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सेस लगे होते हैं प्रोटीन के। ये कॉम्प्लेक्सेस हमें हेल्प करते हैं एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके एटीपी की फॉर्मेशन में। वो कैसे करते हैं फिर देखते हैं। देखिए सबसे पहले ये हमारे पास आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर 1, ये हमारे पास आ गया कॉम्प्लेक्स 2, ये हमारे पास आ गया कॉम्प्लेक्स 3, ये आ गया हमारे पास कॉम्प्लेक्स 4, और ये हमारे पास आ गया, हमारे पास चक्की आ गई। चक्की, ये जो चक्की है ना, ये बहुत काम की है। This is complex number 1, this is complex number 2, this is complex number 3, this is 4, and this चक्की हम ये बाद में बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके कि अब होता क्या है। तो सबसे पहले हमें मैट्रिक्स की जरूरत है। ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है। अगर हम मैट्रिक्स की तरफ देखें तो ये एक NADH अब बना हुआ है तो टूटेगा, NAD पॉजिटिव में टूटता है और 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, ये चलेंगे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ये कॉम्प्लेक्स 1 में हो रहा है। अब कॉम्प्लेक्स 2 में क्या हो रहा है? कॉम्प्लेक्स 2 में हमारे पास है FADH2, ये टूट के इसमें बना रहा है FAD पॉजिटिव, और ये भी इलेक्ट्रॉन हमने दे रहा है इसको। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये कैरियर्स के थ्रू एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में जा रहे हैं। ठीक है, जब ये एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में जा रहे हैं तो होता क्या है कि ये सिर्फ कॉम्प्लेक्सेस नहीं है, ये ट्रांसपोर्टर्स भी हैं हाइड्रोजन आयंस के। अब ये ट्रांसपोर्टर्स कैसे एक्ट करते हैं? जैसे समझ लो ये एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, इसके साथ इलेक्ट्रॉन आगे जुड़े तो इसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आएंगी, तो ये क्या करेगा? हाइड्रोजन आयंस को बाहर पुश करेगा। सो इधर क्या होगा? यहाँ हाइड्रोजन आयंस बाहर जाएंगे, यहाँ हाइड्रोजन आयंस बाहर जाएंगे और यहाँ हाइड्रोजन आयंस बाहर जाएंगे। H पॉजिटिव, H पॉजिटिव और H पॉजिटिव। ये हाइड्रोजन आयंस बाहर जाएंगे, मैट्रिक्स से कहां जाएंगे? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। ठीक है, सो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स जैसे जैसे मूव जहां-जहां करते जाएंगे ना, तो कॉम्प्लेक्स को, जो हमारा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, उसको एक चेंज करेंगे
और वो कॉम्प्लेक्स जो है ट्रांसपोर्ट करके हाइड्रोजन आयंस को बाहर भेजेगा। अब इससे एक चीज होगी, यहाँ पे पीएच जो है, यहाँ पे पीएच जो है वो लो हो जाएगी और यहाँ पे पीएच हाई हो जाएगी। मतलब मैट्रिक्स में होगी पीएच हाई और यहाँ पे होगी पीएच लो। मतलब ये ज्यादा एसिडिक हो गया और ये एज कंपेयर टू दिस बेसिक हो गया। अब ये पीएच डिफरेंस जो है ना वो क्या करेगा, इस चक्की को चलाएगा। जैसे हम सोचते थे कि देखते थे कि चक्की जैसे पुराने जमाने में विंड टरबाइन जो हमारे वाटर टरबाइंस होते हैं या फिर जो पुराने जमाने में वीट के लिए जो होते थे ना, जिसको घराट बोलते थे पहाड़ी इलाकों में, वहां पे क्या होता था, पहाड़ी पोटेंशियल पे जब पानी रुकता था ना कि तो पानी जब नीचे आता था उसको रोक के पानी का पोटेंशियल जमा करके उसके आगे ना एक चक्की चलाते थे उस पोटेंशियल से, ठीक है। अब वो जब चक्की चलती थी तो जो हमारी गेहूं होती थी या जो भी हमारा अनाज होता था उसको आटे में कन्वर्ट करती थी, जो भी हम खाते थे। अब ये भी जब पोटेंशियल यहाँ पे ग्रेड हो गया, हाइड्रोजन आयंस यहाँ पे ज्यादा हो गए। अब ये यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस ज्यादा है, यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस कम है, यहाँ पे पीएच लो है, यहाँ पे पीएच हाई है। अब ये क्या होगा, हाइड्रोजन आयंस इस पोटेंशियल ग्रेडियंट के साथ फ्लो करेंगे। जैसे यहाँ पे हाई है तो हाई से लो आएंगे फिर से, ठीक है। जब ये H पॉजिटिव आयंस अंदर आएंगे तो ये चक्की घूमेगी। जैसे चक्की घूमेगी इस चक्की को बोलते हैं हम एटीपी सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स, एटीपी सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम कहते हैं ना कि पानी की भी जरूरत है, ठीक है। पानी की जरूरत, सॉरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की भी जरूरत है। हम कहते हैं कि प्लांट्स जो है वो CO2 ही लेते हैं। भाई प्लांट सिर्फ CO2 लेते हैं नॉट फोटोसिंथेसिस के लिए, लेकिन रेस्पिरेशन के लिए उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी तो है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हमारा एटीपी नहीं बनेगा, याद रखना। सो देखिए एरोबिक केस में बात कर रहा हूं, एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में। अब देखिए क्या होगा कि यहां पे 2H पॉजिटिव प्लस हाफ O2 will form a water molecule, ठीक है। और ये चक्की क्या करेंगे, H पॉजिटिव जो अंदर आ रहे हैं ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ के वाटर बना रहे हैं। साथ में क्या हो रहा है, मेन काम हो रहा है, वो हो रहा है ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट will form ATP. This main reaction is responsible for the formation of energy currency inside the cell, ठीक है। अब क्या हुआ, H पॉजिटिव जब अंदर आए, ये H पॉजिटिव जुड़े ऑक्सीजन के साथ और वाटर बन गया। और साथ में जब ये चक्की घूमी तो इस चक्की ने क्या किया, हमारे पास ADP जो पड़ा हुआ था प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ के ATP की फॉर्मेशन की, ठीक है। अब हम देखते हैं नेट ATP की फॉर्मेशन कितनी हुई, ठीक है। नेट ATP की फॉर्मेशन कितनी हुई, हमारे पास टोटल NADH कितने थे, 2 NADH हमारे पास थे, 2 NADH हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस के, प्लस 2 NADH थे हमारे, 2 NADH थे हमारे पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स से आए थे, जो हमने पायरुवेट से एसिटाइल कोलिन में बना था, प्लस 6 NADH थे हमारे सिट्रिक एसिड साइकिल के, क्रेब्स साइकिल के। सो टोटल हमारे पास 10 NADH हुए, ठीक है। टोटल 10 NADH हुए। उस 10 NADH के अलावा ATP की फॉर्मेशन भी हुई है। 2 ATP हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस से आए, प्लस 2 ATP या GTP हमारे पास क्रेब्स साइकिल से आए, प्लस यही है 2 ही, ये 2 और 2 4 हमारे पास ATP मिले। और एक हमारे पास था FADH2, 2 मॉलिक्यूल हमारे पास
FADH2 के भी थे। सो सिंपल सा मैथ है, आपको एक चीज बताऊं, सिंपल सी बात है, 1 NADH is equal to 3 ATP, 1 FADH2 is equals to 2 ATP। जब हम ये यहां लगाएं तो 10 NADH is equals to 30 ATP, 2 FADH is equals to 4 ATP, and 4 ATP ये आ गए। अगर हम टोटल करें तो 30 plus 4 plus 4, that is total is 30 plus 4 plus 4 is equals to 38 ATP। देखिए जनाब, हमारे पास क्या है कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जब हमारे पास ब्रेकडाउन हुआ, उसकी जब हमारे पास लिसिस हुई तो हमारे पास 38 एटीपी जनरेट हुए एक सेल के अंदर, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज। सो दिस वाज द होल प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, एंड हाउ ग्लूकोज इज मेटाबोलाइज्ड इनसाइड द सेल, बी इट अ प्लांट और एनिमल। सो कैसे ग्लूकोज मेटाबोलाइज होता है डिफरेंट कंपार्टमेंट्स ऑफ सेल्स के अंदर, और कैसे हमारे पास एनर्जी करेंसी जो कि एटीपी है उसकी फॉर्मेशन होती है, ये एटीपी हमारे पास बड़ी सारी रिएक्शंस में यूज होती है। सो दिस वाज द होल प्रोसेस, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।